नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है नए स्वदेशी रिएक्टर से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद अयोध्या रामी रेड्डी आला ने। उन्होंने परमाणु विभाग से पूछा कि सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि अत्याधुनिक सुरक्षा विशेषताओं के साथ डिजाइन और निर्मित नए स्वदेशी रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ परिपाटियों और मानकों के अनुरूप हों। सरकार विशेष रूप से पिछली परमाणु दुर्घटनाओं के आलोक में नए रिएक्टरों की सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में संभावित सार्वजनिक चिंताओं और धारणाओं का समाधान किस प्रकार करेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत वैश्विक परमाणु परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बना रहे, सरकार की घरेलू परमाणु उद्योग में नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीति का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि देश में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की डिजाइन स्थायी नहीं है और नए नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की डिजाइन में विकसित वैश्विक मानकों, घटनाओं, प्रचालन अनुभव, नाभिकीय प्रौद्योगिकी और पदार्थों में अनुसंधान और विकास में नवीनतम विकास को ध्यान में रखा जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो संरक्षा की दृष्टि से अत्याधुनिक हो। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का निर्माण उच्चतम संरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाता है। विश्व नाभिकीय रिएक्टर संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारतीय नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की भी समकक्ष समीक्षा की जाती है और भारतीय रिएक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को लागू किया जाता है। उच्चतम संरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए NPCIL और AERB द्वारा एक मजबूत बहुस्तरीय संरक्षा समीक्षा तंत्र भी स्थापित किया गया है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं नियमित रूप से NPP स्थलों के आसपास विभिन्न पर्यावरणीय व्यूहों की निगरानी करती है और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा निर्धारित नियामक सीमाओं के अनुपालन का निरूपण करती है और इस प्रकार NPP का संरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करती है। BARC द्वारा वर्ष 2000 से 2020 तक NPP स्थलों के आसपास किए गए 20 वर्षों के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकला है कि NPP के आसपास जनता में विकिरण की डोज नियामक सीमाओं से 2 से 3 क्रम कम है, जिससे सुरक्षित कुशल प्रचालन और सख्त नियामक अनुपालन सुनिश्चित होता है। निष्कर्षों को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका साइंस ऑफ टोटल एनवायरनमेंट 2024 में प्रकाशित किया गया है। ESL जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए शैक्षिक संस्थानों में नियमित रूप से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। इसके अतिरिक्त बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित एक बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम NPCIL द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नाभिकीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाना, लोगों की आशंकाओं का समाधान करना और उनकी चिंताओं को सरल, समझने योग्य और विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। सरकार स्वदेशी त्रिचरणीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रगत प्रौद्योगिकियों के विकास का पूर्णतः समर्थन कर रही है, जबकि प्रथम चरण में दाबित भारी पानी रिएक्टर प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता हासिल कर ली गई है और ये वाणिज्यिक रूप से परिपक्व हो चुका है। दूसरे चरण के द्रुत प्रजनक रिएक्टरों और तीसरे चरण के थोरियम आधारित रिएक्टरों की प्रगत प्रौद्योगिकी का विकास सरकार द्वारा समर्थित है। साथ ही संबद्ध ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियां भी विकसित की जा रही हैं। नाभिकीय और गैर नाभिकीय क्षेत्रों से प्रबंधित कई स्वदेशी और उपोत्पाद प्रौद्योगिकियों की भी कई DAE इकाइयों में स्थापित अटल उद्भवन केंद्रों द्वारा वाणिज्यीकरण के लिए उद्योग MSME स्टार्टअप को अंतरित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वर्ष 2047 तक विकसित भारत से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा कि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को प्राप्त करने के लिए पिछले 5 वर्षों में क्या प्रयास किए गए हैं। क्या मंत्रालय ने संचार क्षेत्र में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई रोड मैप या कार्य योजना तैयार की है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या मंत्रालय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नई नीतियों, योजनाओं और विधायी प्रस्तावों का उनके संभावित योगदान के आधार पर मूल्यांकन कर रहा है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण है? इस सवाल का जवाब दिया संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने।
उन्होंने बताया कि सरकार ने भारत को दूरसंचार के विभिन्न क्षेत्रों में 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में पिछले 5 वर्षों में कई प्रयास किए हैं। सरकार ने कुछ प्रमुख पहलें की हैं, जिनमें सरकार ने 5G रोल आउट को सक्षम करके भारत नेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया है और उत्तर पूर्व द्वीप समूहों LWE प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती गांव और आकांक्षी जिलों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। हाई स्पीड की मोबाइल और डेटा सेवाएं चालू करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं में सेवा से वंचित गाँव के लिए 4G सैचुरेशन स्कीम, सबमरीन OFC लिंक और लक्षद्वीप में OFC नेटवर्क शामिल है। सरकार ने 5G एप्लीकेशन विकसित करने में स्टार्टअप्स, MSME और उद्योग जगत की सहायता करने के लिए अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही भागीदारी में 5G टेस्ट बेड स्थापित किए हैं। इसके अलावा देश भर की 100 शैक्षणिक संस्थाओं को कौशल विकास को बढ़ावा देने, 5G एप्लीकेशनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने और 6G के लिए इकोसिस्टम तैयार करने के लिए 5G यूज केस लैब प्रदान की गई है। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वाड स्कीम भी शुरू की है, जिसने बौद्धिक संपदा, स्वदेशी दूरसंचार सॉल्यूशन विकसित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में कई स्टार्टअप की सहायता की है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने 12,195 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के घरेलू विनिर्माण, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जो अप्रैल 2021 से प्रभावी है। प्रधानमंत्री ने 23 मार्च 2023 को भारत 6G विजन नाम से भारत का 6G विजन दस्तावेज जारी किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को वहनीयता, सातत्य और सर्वव्यापकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6G तकनीक में वैश्विक रूप से अग्रणी बनना है। इस उद्देश्य के लिए 3 जुलाई 2023 को स्थापित भारत 6G अलायंस भारत ने 6G नवाचार और परिनियोजन को आगे बढ़ाने के लिए ये सुनिश्चित करते हुए प्रौद्योगिकी टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल हो, स्टार्टअप कंपनियों और विनिर्माताओं को एक साथ जोड़ता है। सरकार ने विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेजबानी करके वैश्विक दूरसंचार मानकीकरण प्रयासों में अपनी भूमिका को मजबूत किया है, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों और नीतियों को आकार देने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। सरकार ने नीलामी, वित्तीय सुधारों के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटन को सुव्यवस्थित किया है और स्पेक्ट्रम साझाकरण, व्यापार और सरेंडर की अनुमति दी है। सरलीकृत SACFA क्लियरेंस मार्ग का अधिकार नियम और PM गति शक्ति संचार पोर्टल जैसी पहल दूरसंचार अवसंरचना की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करती है, जिसमें स्मॉल सेल के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करने की समयबद्ध अनुमति शामिल है। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार से संबंधित साइबर अपराधों और धोखाधड़ी से निपटने के लिए नागरिक केंद्रित उपायों की शुरुआत की है, जिनमें फर्जी दस्तावेजों के साथ प्राप्त मोबाइल कनेक्शनों का पता लगाने और उन्हें फिर से सत्यापित करने के लिए एक प्रणाली, नागरिकों के लिए धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, मोबाइल कनेक्शन प्रतिबंधित करने और खोए हुए हैंडसेट को ब्लॉक करने के लिए संचार साथी पोर्टल, TSP, बैंकों, पुलिस और एजेंसियों के बीच मिसयूज डेटा साझा करने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ एक प्रणाली जो भारतीय नंबरों का उपयोग करके फर्जी अरेस्ट और छद्मरूपण जैसी धोखाधड़ियों को लक्ष्य बनाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को ब्लॉक करती है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि दूरसंचार क्षेत्र के अत्यधिक गतिशील और तेजी से बदलते हुए क्षेत्र होने के कारण 5 साल से आगे की रोड मैप तैयार करना अव्यावहारिक है। बजाय इसके राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति जैसी अल्पकालिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए एक मार्गदर्शक तंत्र के रूप में कार्य करता है। दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार अधिनियम 2023 को अंतिम रूप दिया है और अधिनियमित किया, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 को प्रतिस्थापित करते हुए दूरसंचार विनियमों में सुधार करता है। अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के प्रवर्तन से दूरसंचार क्षेत्र का प्रभावी और आधुनिक विनियमन संभव हो सकेगा। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के बीच सहयोग से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल, मयंक भाई, जयदेव भाई नायक ने। इन सांसदों ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से पूछा कि मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के बीच सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के अवसर किस प्रकार सुकर बनेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन के तहत निवेश के लिए लक्षित विशिष्ट क्षेत्र या उद्योग कौन से हैं। इस सवाल का जवाब उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने दिया। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों की निवेश संवर्धन एजेंसी को सुदृढ़ करने और पूर्वोत्तर राज्य सरकारों को अपने राज्यों में निवेश को आकर्षित करने, सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करने के मकसद से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन गतिविधियों और डिलीवरेबल्स में सरल निवेश सुविधा, केंद्रित निवेश, निवेश इकोसिस्टम में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारियों का विकास, निवेशक अनुकूल नीतियों की तैयारी में सहायता, प्रमुख विकास क्षेत्रों की पहचान और निवेश और वाणिज्य के लिए साझेदारियों का निर्माण शामिल है।
जिनसे संवहनीय विकास और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के संसाधनों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए क्या पहल की गई है। ये प्रयास सरकार के स्वच्छ भारत अभियान जैसे लक्ष्यों में किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं और सतत विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं। ई अपशिष्ट प्रबंधन में उद्योगों और स्थानीय निकायों को शामिल करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। देश भर में जागरूकता बढ़ाने और ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए प्रभावी बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए भविष्य की क्या योजनाएं हैं। इस सवाल का जवाब दिया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किए गए और नवंबर 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किए गए और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हैं। नियमों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ई अपशिष्ट का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि इनसे स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा सके। इन नए नियमों का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ई अपशिष्ट का प्रबंधन करना और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए उन्नत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था लागू करना है, जिसके तहत सभी विनिर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। नए प्रावधानों से अनौपचारिक क्षेत्र वाले व्यवसायों को औपचारिक क्षेत्र में लाने में सुविधा होगी और पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से ई अपशिष्ट का पुनर्चक्रण सुनिश्चित होगा। पर्यावरण, क्षतिपूर्ति और सत्यापन और लेखा परीक्षा के प्रावधान भी पेश किए गए हैं। ये नियम EPR व्यवस्था के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था और ई अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण निपटान को भी बढ़ावा देते हैं। नियमों का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों से सीधा जुड़ा है, जो ई अपशिष्ट में कमी लाने, उनका पुनः उपयोग और उचित तरीके से निपटान, जवाबदेही और पर्यावरणीय स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करता है। रिसाइकलिंग, नवीनीकरण और अपशिष्ट को कम करने को बढ़ावा देकर ये उपाय संसाधनों को संरक्षित करने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता जैसे सतत विकास के व्यापक एजेंडे को सहायता करने में मदद करते हैं। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अनुसार शहरी और ग्रामीण निकायों को नियमों की अनुसूची 5 के अंतर्गत जिम्मेदारियां दी गई हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर ई अपशिष्ट नगर निगम के ठोस अपशिष्ट के साथ मिला हुआ पाया जाता है तो उसे उचित तरीके से अलग किया जाए, एकत्र किया जाए, पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता या नवीनीकरणकर्ता को भेजा जाए। ये भी सुनिश्चित करना है कि लावारिस उत्पादों से संबंधित ई अपशिष्ट एकत्रित किया जाए और पंजीकृत रिसाइकलर या रिफर्बिशर को भेजा जाए। ई अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और निपटान प्रणाली स्थापित करने में सुविधा प्रदान की जाए और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाए। इसके अलावा ई अपशिष्ट के उत्पादक उद्योगों को भी नियमों के नियम 6 के तहत ई अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। नियमों के अनुसार उत्पादकों को EPR पोर्टल पर पंजीकरण कराना, पोर्टल के माध्यम से अनुसूची 3 और अनुसूची 4 के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य प्राप्त करना और उन्हें लागू करना, मीडिया प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के किसी अन्य माध्यम से जागरूकता पैदा करना अनिवार्य है। उत्पादकों को ये भी अनिवार्य किया गया है कि वो पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक और त्रैमासिक रिटर्न, जिसमें रिटर्न संबंधित हो, उस तिमाही या वर्ष के बाद आने वाले महीने के अंत तक या उससे पहले जैसा भी मामला हो, दाखिल करें। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश भर में जागरूकता बढ़ाने और प्रभावी ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवसंरचना स्थापित करने की योजना इस तरह से है। ई अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कार्य योजना के प्रवर्तन के माध्यम से ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 का कार्यान्वयन, कार्य योजना का क्रियान्वयन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, SPCB प्रदूषण नियंत्रण समितियों PCC के माध्यम से किया जा रहा है। कार्य योजना में राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली सूचना, शिक्षा और संचार योजना के माध्यम से आम जनता में व्यापक जागरूकता लाने के घटक शामिल हैं। इस कार्य योजना में अनौपचारिक व्यापारियों की जांच करना भी शामिल है। कार्य बिंदुओं में से एक के रूप में ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रणकर्ताओं को लिया गया है। अनौपचारिक गतिविधियों की पहचान के लिए राज्य के जिला प्रशासन के साथ ही सभी SPCB द्वारा अभियान चलाया जाना है। ई अपशिष्ट EPR पोर्टल के माध्यम से अधिक हितधारकों को एकीकृत करना और पारदर्शिता में सुधार करना। ई अपशिष्ट EPR पोर्टल के माध्यम से हितधारकों की लेखा परीक्षा, स्थानीय निकायों के माध्यम से अप्राप्य, पुराने और लावारिस ई अपशिष्ट का प्रबंधन करना। ई अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए क्षमता विकसित करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करना। ई अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से।
इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राजकुमार रोत ने। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत चयनित, लाभान्वित और शेष बचे गांवों का ब्यौरा क्या है। क्या जनजातीय समुदायों के लिए इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और अवसंरचना का निर्माण किया जाता है? अगर हाँ, तो बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का विचार योजना के लिए बजट बढ़ाकर योजना का दायरा बढ़ाने का है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है? इस सवाल का जवाब दिया जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के रूप में शुरू किया गया है। अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गाँव में बुनियादी ढांचे के अंतर को पूरा करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों, संघराज्य क्षेत्रों के 449 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है, जिसमें बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 1,538 गांव शामिल हैं। प्रत्येक मंत्रालय को अभियान के तहत बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और वो उसे सौंपे गए उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अभियान का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच के माध्यम से संतृप्ति प्रदान करना है। राजस्थान सहित किसी विशेष राज्य, संघराज्य क्षेत्र में लाभार्थियों का वास्तविक कवरेज संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशा निर्देशों की पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया है और 79,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट के साथ 2024-25 से 2029-30 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल है लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने वाली योजनाओं से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने के लिए कोई नई योजना या कार्यक्रम शुरू किया है? अगर हाँ, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिसमें उनके उद्देश्य, लक्षित लाभार्थी और प्रत्येक योजना के लिए वित्तीय आवंटन शामिल हो। सरकार द्वारा इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और आवंटित निधि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब दिया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने। उन्होंने बताया कि एमएसएमई मंत्रालय ने जून 2024 में केंद्रीय क्षेत्र स्कीम एमएसएमई कार्य निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन के अंतर्गत एक नई उप स्कीम एमएससी व्यापार सक्षमता और विपणन का शुभारंभ किया है, जिस पर 277 करोड़ रुपए का व्यय होगा और इसकी कार्यान्वयन अवधि 3 वर्ष होगी। ये अवधि 2024-25 से 2026-27 तक होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करके विभिन्न बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता करना है। एमएससी टीम पहल का लक्ष्य 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लाभ पहुंचाना है। मंत्रालय ने एनएसआईसी यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया है। मंत्रालय ने एमएसएमई के बीच एमएससी टीम पहल के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल है एक राष्ट्र एक स्थान पहल से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा, विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी और जशुभाई भीलूभाई राठवा ने। इन सांसदों ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछा कि एक राष्ट्र एक स्थान पहल के मुख्य उद्देश्य क्या है। इस पहल के अंतर्गत परिवहन के विभिन्न साधनों के एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए विभिन्न परिवहन प्रणालियों को एकीकृत करने से संभावित लाभ क्या हैं। इस सवाल का जवाब दिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने। उन्होंने बताया कि सरकार के पास एक राष्ट्र एक स्थान जैसी कोई पहल नहीं है। हालांकि एक प्रमुख नीति में देश भर में चिन्हित किए गए 35 महत्वपूर्ण स्थानों पर MMLP यानी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करके कार्गो हैंडलिंग और माल एकत्रीकरण विघटन की मशीनीकृत सुविधाओं के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों को निर्बाध रूप से एकीकृत करना शामिल है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए परिवहन प्रणालियों को एकीकृत करने से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि होगी।